और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की, जो अंकिता मर्डर केस में जांच लगभग पूरी हो गई है और बहुत जल्द इस पर चार्जशीट फाइल होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी इसी हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने सभी सबूतों को कलेक्ट कर लिया है। मामले में अब तक 30 गवाहों की कलमबद्ध गवाही कराई जा चुकी है। वहीं अलग अलग जेलों में सभी आरोपियों से एसआईटी एक बार फिर पूछताछ कर सकती है। अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित, अंकित और सौरभ से एक बार फिर पूछताछ की जा सकती है। उसके बाद मामले में चार्जशीट फाइल की जाएगी और माना यह भी जा रहा है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल भी हो सकता है और जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिलेगा। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में स्थित सभी रिजॉर्ट, होम स्टे और होटलों पर सत्यापन ड्राइव चलाने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए थे, जिसमें अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने करीब 5,500 होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे का सत्यापन किया है, जिसमें करीब 612 में कमियां मिलने के बाद पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई है और साथ ही 24 ऐसे रिजॉर्ट हैं जिन्हें लापरवाही के चलते सीज किया गया है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। जबकि कई होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट में अनियमितताएं भी मिली हैं, उन्हें दूर करने को भी कहा गया है। तो उस पे अब तक करीब 5,500 लगभग 5,500 रेस्टोरेंट्स हैं और होटल, होम स्टेज की वेरिफिकेशन हुआ है। उसमें कईयों में जो भी कमियां जो भी पाए गए हैं, जिसी में कोई हमारे कार्रवाई हो सकती है, तो वहां पे हमारे 612 अब तक 612 में कार्रवाई हुई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले युवती ने खुदकुशी कर ली है। 24 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली है। युवती ने पंखे से लटककर जान दे दी है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतक का नाम सुलेखा था और वो अपने भाई के साथ सीएम आवास के सर्वेंट क्वार्टर में अपने भाई के साथ रहती थी और पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। युवती का भाई गौशाला में काम करता था। युवती रुद्रप्रयाग रहने वाली थी। ये सुलेखा नाम की लड़की है और इंदर सिंह नाम की जो है व्यक्ति की लड़की पुत्री है। ये प्रथम दृष्टया तो इस सुसाइड केस प्रतीत हो रहा है, लेकिन स्पष्ट कारण जो है पीएम रिपोर्ट के प्राप्त होने, उनके द्वारा बताने पर भी कोई चीज फैक्ट सामने आएगा तो इस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें विधिक कार्रवाई करेगी। न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। 8 नवंबर को न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और 22 सालों में आंदोलन का इतिहास स्कूलों के कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाया। वही खबर के चलने के बाद 9 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बच्चों को स्कूलों में आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब राज्य के छात्रों को राज्य के आंदोलन का इतिहास और आंदोलन में शहादत को भी पढ़ाया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम की तारीफ भी हो रही है। हमने मुद्दा उठाया था कि राज्य का आंदोलन आज भी स्कूलों के कोर्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, और अब आंदोलन कोर्स का हिस्सा होगा। सीएम की इस पहल की बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने तारीफ की है, पर कांग्रेस ने ये काम क्यों नहीं किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। कैसे 1994 में आंदोलन हुआ, कितना संघर्ष हुआ और फिर कैसे 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, ये स्कूल कोर्स का हिस्सा होगा। राज्य स्थापना के 22 साल पूरा होने पर बुधवार को इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री की घोषणा से ठीक एक दिन पहले न्यूज 18 उत्तराखंड ने इस मुद्दे को उठाया था कि क्यों 22 साल में किसी सरकार ने आंदोलन को स्कूल कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया। अब न्यूज 18 की खबर के असर और मुख्यमंत्री की घोषणा की तारीफ हो रही है। जो पाठ्यक्रम में आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताना, जो हमारे इस राज्य के जो ऐसे वीर योद्धा, चाहे वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं, चाहे जसवंत सिंह हैं, आपने यदि परंपरा को देखें तो शौर्य गाथा, ये वीरभूमि भी कहते हैं इसको,
तो इस वीर भूमि को हमारा बच्चा जब पढ़ेगा, समझेगा, देखेगा तो उसमें उतना ही उत्साह, उमंग आएगा। हाँ, न्यूज़ 18 का मैं बहुत आभारी हूँ, उनके द्वारा विषय आया था। इसके साथ साथ हमारे एक पिछली बार जो प्रदेश कार्यसमिति बैठक हुई थी उसमें इस विषय को भी अंगीकृत किया गया था और मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को संज्ञान लिया। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बड़ी बड़ी बातें की, पर किसी ने राज्य के आंदोलन को स्कूलों में पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी। अब मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है तो विपक्ष तारीफ कर रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास इस बात का जवाब नहीं है कि ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया। जो उस समय हुआ वो सभी नए बच्चों को पता चलना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दूंगा कि उत्तराखंड की पीसीएस की परीक्षा में भी राज्य स्पेसिफिक एक पेपर होना चाहिए। ये अच्छा सोचा, मगर ये प्रायश्चित जैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया थी उसको रोका भाजपा ने, और उनको पेंशन देने की प्रक्रिया को रोक दिया। 22 साल में उत्तराखंड में एक पीढ़ी युवा हो चुकी है और 1994 के आंदोलन को 28 साल हो चुके हैं, पर ज्यादातर युवाओं को शायद ही आंदोलन का इतिहास पता हो। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा से इस बदलाव की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छावला गैंगरेप मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले और पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घंटा घर से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर पीड़ित आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और हरीश रावत का कहना है कि न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन कोई पीड़िता का हत्यारा है जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। देहरादून जू से अचानक किंग कोबरा गायब हो गया और ये किंग कोबरा कहां गया, कैसे गया, कोई बताने को तैयार नहीं। अफसर जवाब देने से कतरा रहे हैं तो पर्यटक भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो किंग कोबरा इस बॉक्स में मौजूद था वो कहाँ गया? किंग कोबरा बात तो करते हैं, अभी बात करते हैं, बात करते हैं ना, चलो मतलब थोड़ा रिकॉर्डिंग। वो जो किंग कोबरा था वो कहाँ गया, बस मैं इतना जानना था। मैं बताता हूँ आपको, आ जाओ ऑफिस में। ये देहरादून जू के रेंजर हैं जो किंग कोबरा पर सवाल पूछते ही भागने लगते हैं और बताने को भी तैयार नहीं है, और ज्यादा पूछा गया तो ऑफिस में आकर बात करने को कहते हैं। कैमरे के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं बहुत कुछ छिपा रहे हैं। असल में देहरादून जू से 10 फीट लंबा किंग कोबरा अचानक गायब हो गया, और इससे भी हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू करके लाए गए इस कोबरा को बिना किसी कागजात के, बिना किसी जरूरी परमिशन के जू में रखा गया था, जबकि नियम साफ है कि इस तरह से कोबरा जू में रखा नहीं जा सकता। अब जब आरटीआई से सवाल पूछा गया तो अपनी गर्दन बचाने के लिए जू प्रशासन ने कोबरा को ही गायब कर दिया। जी हाँ, कहानी में बड़ा झोलियां ही भरे। न्यूज़ 18 की पड़ताल में खुलासा हुआ कि दून जू के कर्मचारियों ने कोबरा को मध्य प्रदेश के इंदौर भेज दिया, और वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर। और इंदौर जू का वीडियो इसका सबूत है, जहां पर किंग कोबरा को पहुंचाया गया है। हाँ देखा था, लगभग किंग कोबरा का बोर्ड भी था, और जहाँ तक जब बोर्ड था तो सांप भी था, ब्लैक जेड था, लाइनिंग होती थी उसके ऊपर, जो मुझे याद है। करीब कितने महीने पहले की ये बात? लगभग 7-8 महीने पहले की बात। इसके जो भी बिंदु हैं इसकी जानकारी देहरादून जू से प्राप्त की जाएगी, और उसी अनुसार फिर आगे अगर कोई कार्रवाई बनती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन हैरानी यह है कि सारे हुक्मरानों की नाक के नीचे ऐसा हो कैसे गया। यहाँ से किंग कोबरा, उसका बोर्ड, तमाम चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। कई महीनों तक किंग कोबरा यहाँ पर अवैध रूप से रहा, क्योंकि ये सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियम हैं कि जब भी किसी जू में कोई भी जानवर, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स अगर रखा जाता है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी से बाकायदा उसकी परमिशन लेनी होती है।
लेकिन यहाँ पर जो किंग कोबरा मौजूद था उसकी कोई परमिशन नहीं थी। अब ये किंग कोबरा यहाँ से कहाँ गया, क्या वो मर गया, क्या उसको जंगल में रिलीज़ कर दिया गया या फिर उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसका जवाब देने के लिए अब कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। रामनगर में गुलदार की धमक देखने को मिली है। यहाँ पर बाखली रिजॉर्ट के गेट पर 2 गुलदारों की चहलकदमी देखने को मिली। रात के 2 बजे गुलदार इस रिजॉर्ट के गेट के पास नजर आए, जो यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उद्यान विभाग से एक बड़ी खबर है। उद्यान विभाग के अपर निदेशक आर.के. सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ा एक्शन लिया गया है उद्यान विभाग में। शासन ने अपर निदेशक आर.के. सिंह को सस्पेंड कर दिया है। ऑफिस में ना बैठने, काम में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया है। विभागीय मंत्री की संस्तुति के बाद शासन ने ये आदेश दिए थे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देहरादून में सीएम आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुरांश का पौधा लगाया है। सीएम आवास के बगीचे में अभी तक बुरांश का पौधा नहीं था। सीएम धामी ने बुरांश का पौधा लगाकर नई पहल की है। बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इधर रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पर कहा कि उत्तराखंड में सरकार राजस्व से अधिक वेतन पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में लगातार इस तरह से भ्रष्टाचार होता रहा तो राज्य को आने वाले समय में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं उन्होंने धामी सरकार की तारीफ भी की है। इसके साथ ही ग्यासन को स्थायी राजधानी बनाने का भी समर्थन किया है। उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य के लिए, जिसके अभी आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, जितना हम राजस्व प्राप्त करते हैं लगभग उतना या उससे थोड़ा अधिक हम वेतन पर दे रहे हैं। तो आखिर अगर भ्रष्टाचार इस तरह से होगा तो राज्य को आगे दिक्कत आएगी। राज्य की राजनीति में अपने लिए कोई स्पेस नहीं बनता देख बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर अब दिल्ली की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। फिर चाहे वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत हो, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष रह चुके विधायक प्रीतम सिंह हो या फिर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत हो, कई बार के विधायक के नेताओं को लगता है कि अब दिल्ली दौड़ ही उनके सियासी करियर के लिए सही रहेगी। लिहाजा लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी अब इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। इशारों में सुबोध उनियाल इस बात के संकेत भी दे चुके हैं। मंत्री जी, एक नरेंद्र नगर का आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आप अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, शायद लोकसभा की ओर आपका संकेत है। देखिए, मेरा कोई संकेत नहीं है। राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं। फिर विजय भवन के साथ हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, धामी, इतने लोगों के साथ मंत्री के रूप में काम किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एमएलए की और राज्य की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं अगर लोकसभा में मुझे मौका मिलेगा तो मैं लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। हिमाचल में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी नेता आराम नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ी वोटरों को साधने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई बीजेपी नेता दिल्ली और मुंबई में नजर आएंगे, जहां नगर निगम चुनाव में पहाड़ी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूरी बीजेपी ने जोर लगाया और आखिरी दिन तक प्रचार को सफल बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक रहे। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और मुख्यमंत्री समेत उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता अब दिल्ली के रण में जुटेंगे। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 250 वार्ड में होने जा रहे चुनाव में कई ऐसे वार्ड है जहां प्रवासी उत्तराखंडी वोट निर्णायक रोल में है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए 30 नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नगर निगम चुनाव होना है और वहां भी पहाड़ी वोटर्स को साधने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी डिमांड है। जाने के लिए कार्यकर्ताओं की सूची मांगी गई है और हमने सूची भेज दिया। 30 कार्यकर्ता हमारे दिल्ली जो नगर निगम चुनाव उसमें रहेंगे। अनिल बलूनी जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरा स्वयं का दौरा है। अजय भट्ट जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं,
निशंक जी हैं, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को हम दिल्ली नगर निगम चुनाव में भेजेंगे। बॉम्बे में भी बॉम्बे की सूची जब मांगी जाएगी वहाँ के लिए विचार को अभी पार्टी तय करेगी। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का झंडा बुलंद है और टक्कर आपसे है, जो उत्तराखंड में फेल साबित हुई। और यही बात उत्तराखंड बीजेपी के नेता पहाड़ी वोटर्स को समझाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में चुनाव हारी कांग्रेस का दिल्ली मुंबई में कोई रोल नहीं दिखता। वक्त वक्त पर दिल्ली पर फोकस करने की बात करने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत माहौल बदलने की बात कह रहे हैं। यदि कुछ कोशिशें हो भी रही है, मैंने कुछ समय लगाया है दिल्ली में और फिर देखेंगे। और आपको मालूम है मैं दिल्ली में और विशेष तौर पर कर्मचारियों के बीच में बड़ा सक्रिय रहा हूं। कभी ये भी पोजीशन में नहीं थे, सब दिन होत न समाना। उत्तराखंड में जनता ने लगातार दूसरी बार बीजेपी पर भरोसा जताया। ये बात पहाड़ी राज्य में, हिमाचल में उत्तराखंड के सब बीजेपी नेताओं ने कही। और अब इसी बदलाव के बाद दिल्ली और मुंबई में लाखों प्रवासियों को उत्तराखंड बीजेपी के नेता बताएंगे, समझाएंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में खासकर दारमा और व्यास घाटी में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी गिरी है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में सीजन में 6वीं बार बर्फ गिर चुकी है। ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने के निचले हिस्सों में बारिश भी हुई। व्यास दारमा के चीन से सटी चौकियों में तापमान -11 तक चला गया। वहीं गुंजी में रहने वालों ने शिकायत की, उन्हें अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। विंटर राशन अभी तक नहीं मिला हुआ है और हमें जैसे प्रधान जी ने और सेल्समैन ने और यहाँ के सरपंच और गांव के लोगों ने बहुत बार कॉल कर ली है, बट रिसीव नहीं कर रहे। आज आते हैं, कल आते हैं करके कह रहे हैं, मगर यहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है। चमोली में मौसम ने करवट बदली है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार की देर रात से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और माना घाटी के साथ साथ औली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से जहां निचले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी तापमान में भारी गिरावट आने से मास्टर प्लान के कार्य भी प्रभावित हो गए हैं। निचले इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। तो वहीं बद्रीपुरी में घर, गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। बर्फबारी के बाद बद्रीपुरी में ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि जो लोग बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, वो बर्फबारी के बाद खुश भी दिखाई दे रहे हैं। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बर्फबारी जो हर तरफ नजर आ रही है, तो बेहद खूबसूरत तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन पंचभुजाओं की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 15 नवंबर को भगवान श्री गणेश के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। 16 नवंबर को आदि केदारेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे और 17 नवंबर को खड़क पुस्तकों का वाचन बंद किया जाएगा। 18 नवंबर को मां लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने के लिए न्योता दिया जाएगा और 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ साथ सबसे पीछे खड़ा है। लेकिन मंत्री जी इसके साथ ही रैंकिंग सुधरने की बात भी कर रहे हैं, तो अधिकारी बहाना बना रहे हैं। शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में उत्तराखंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ सबसे पीछे खड़ा है। लेकिन मंत्री जी अगले साल रैंकिंग सुधरने की बात कर रहे, तो अधिकारी बहाने बना रहे। केंद्र सरकार ने साल 2016 से लेकर 2020 तक राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, जिसमें उत्तराखंड सबसे पीछे पायदान पर खड़ा है। तो वही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अभी से दम भरा कि अगली बार की रैंकिंग में उत्तराखंड टॉप 10 में आ जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये रैंकिंग पढ़ाई को लेकर नहीं है और जो मानक भारत सरकार ने तय किए हैं उस पर राज्य सरकार ज्यादा ध्यान देती है।
क्योंकि उसमें ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन ट्रांसफर या स्कूल बिल्डिंग और शौचालय जैसे विषय लिए गए थे। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि अगले साल की रैंकिंग देखना, भारत के रैंकिंग में उत्तराखंड जो है टॉप 10 में एक राज्य होगा। उसमें यह है कि वहाँ ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे राज्य में, ऑनलाइन ट्रांसफर होते कि नहीं होते हैं, वहाँ प्रधानाचार्य कितने हैं, वहाँ शौचालय कितने हैं, बिल्डिंग कितनी है, इसकी रैंकिंग जो है भारत सरकार देती है। और हम भी बहुत अच्छी रैंकिंग में, ऐसा नहीं कि हम कहीं उसमें हैं, हम लोग इस पे कभी ध्यान कम देते थे। वही शिक्षा अधिकारी ने सवाल पूछे जाने पर एक के बाद एक बहाने गिराने शुरू कर दिए, जबकि विपक्ष ने भी अधिकारी और मंत्री दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि प्रदेश हमारा पिछड़ गया है, लेकिन इसमें कई सारे बिंदु हैं जिसमें कि हमको भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे BRC CRC की हमारे यहाँ भर्ती नहीं हो पाई, उसमें हम लोग पीछे हैं। धनराशि मिलने में लेट होती है, उसमें हम लोग पीछे हैं, कि मैंने एक पॉइंट का मैंने उसमें अध्ययन कर लिया गया है। और कई चीज़ें ऐसे हमारे खेल के मैदान हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला ये पूरा प्रकरण है, जिस तरह से उत्तराखंड 37 में से 35वें पायदान पर लुढ़क गया है। ऐसे में मुझे लगता है मंत्री धन सिंह रावत भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस विभाग के साथ, और ये जो अधिकारी हैं जो आड़े तिरछे अनर्गल कारण बता रहे हैं पिछड़ जाने के लिए, वो भी सही जगह पर नहीं बैठे हुए हैं। इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए दिन मीटिंग, ट्रेनिंग और सिलेबस पर मंथन होता रहता है। वहाँ रेटिंग का ये हाल, और ऊपर से अधिकारियों के गजब के बहाने हैं। और मंत्री जी अब अगली रेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।